नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की, जिसमें पहली खबर खिलाड़ियों से जुड़ी हुई है, जहां दिल्ली में खिलाड़ियों के प्रदर्शन और उनके साथ हुई धक्का मुक्की को लेकर हलचल अब तेज हो गई है। दूसरी खबर दिल्ली से है, जहां शाहबाद डेयरी इलाके में 16 साल की साक्षी को साहिल नाम के लड़के ने चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। तीसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां एक बड़े उद्योगपति को हनी ट्रैप के मामले में फंसाकर 2 करोड़ रुपए ऐंठने के चलते एक दंपत्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चौथी खबर अंबाला से है, जहां गांव दुराना के पास खेतों से एक होटल मालिक का शव बरामद हुआ है। तो ये 4 बड़ी खबरें, जिसके बारे में एक एक कर आज हम बात करेंगे। पहली खबर पहलवानों से जुड़ी हुई है। सवाल है कि क्या राजनीति से प्रेरित है यह प्रदर्शन। दूसरी खबर दिल्ली से है, जहां एक खौफनाक मर्डर को यहां अंजाम दिया गया है। नाबालिग लड़की को 40 से ज्यादा वार कर यहां मौत के घाट उतारा है और इस मर्डर ने देखने वाले की रूह कपा दी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आसपास दिख रहे लोगों ने एक बार भी शख्स को रोकने का प्रयास नहीं किया। तीसरी खबर फरीदाबाद से है और चौथी खबर आपको बताएंगे होटल मालिक को किसने मारा, अंबाला से। बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। दिल्ली में खिलाड़ियों के प्रदर्शन और उनके साथ हुई धक्का मुक्की को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी नेता और पहलवान योगेश्वर दत्त ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन को राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा कि आंदोलन के पीछे विपक्षी नेताओं का हाथ है। इतना ही नहीं, खिलाड़ियों की गिरफ्तारी पर भी योगेश्वर दत्त ने कहा कि प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल बड़ा होता है, उसमें कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। खिलाड़ियों को फोन पीछे करो यार, कंधे पे बंदूक है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपने कल देखा होगा 28 तारीख को, जो हमारा ये सबसे बड़ी पंचायत जो लोग यार बीच में मत लगाओ यार, वो एक ऐतिहासिक संसद उद्घाटन वहां पे खिलाड़ियों को भेजा गया, उनको बड़ा चढ़ा के मतलब उनको आगे बढ़ा नीचे कर लो वहां जाने के लिए। और सबको पता है कि ऐसी जगह पे कोई भी नहीं जाता जहाँ पे प्रधानमंत्री जी या कोई राष्ट्रपति कुछ उद्घाटन करते हो, और क्योंकि सबसे बड़ा प्रोटोकॉल इनका होता है। और वहां तक जबरदस्ती जो पहलवानों को आगे पहुंचाने की कोशिश की और बड़ा दुखद है। इसमें पूरा जो है विपक्षी पार्टी होगा था और उन्होंने इसका बहिष्कार पहले किया था कि 18 दलों ने इसका बहिष्कार किया है। और यहाँ पे पहलवानों के ऊपर उन्होंने कंधे पे बंदूक चलाई है और इसके पूरे देश की उन्होंने छवि। क्या राजनीति हो रही है? राजनीति हो रही है बिल्कुल पहलवानों दल तरीके से जुड़ी है। यहाँ पे राजनीति घुस चुकी है, तो पहलवानों की जो मांग हो चुकी है। पुलिस थोड़ा काम कर रही है और कमेटी की जो रिपोर्ट थी, कमेटी ने रिपोर्ट खेल मंत्रालय को सौंप दी है। तो खबर आप देख रहे हैं, जहां पहलवानों के प्रदर्शन को बीजेपी नेता योगेश्वर दत्त ने राजनीति से प्रेरित बताया है और ये बड़ा बयान योगेश्वर दत्त ने दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हैं, ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश जी, पहलवानों का धरना जो लगातार जारी था, कल उसे यहां पर खाली करवाया गया है और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है, अब योगेश्वर दत्त का बयान भी सामने आया है। हालांकि पिछले दिनों हमने ये देखा कि खिलाड़ियों में 2 फाड़ भी यहां नजर आया, अलग अलग राय उन्होंने रखी और अब योगेश्वर दत्त का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ हलचल जारी है, क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए चेतन, अगर हम योगेश्वर दत्त के आपके बयान की बात करें तो उनका बयान जो कहीं ना कहीं बीजेपी पक्ष में है। उन्होंने कल जो कुछ खिलाड़ियों के साथ या पहलवान खिलाड़ियों के साथ जो कुछ वहां पर दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ, उसके लिए उनको ही जो दोषी बताया है। अगर योगेश्वर दत्त का बयान की बात करें तो उनका कहना है कि इस वक्त खिलाड़ी जो है विपक्ष के हाथों में खेल रहे हैं और विपक्ष अपनी बंदूक खिलाड़ियों के कंधे पर जो है वो रस्सी चला रहा है। तो ये गलत बात है और खिलाड़ियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर जो प्रधान है WFI के वर्ल्ड इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के, उनके ऊपर जब मामला दर्ज हो गया है तो अब इस आंदोलन का कोई औचित्य नहीं रहता है। साथ ही जब
योगेश्वर दत्त ये भी पूछा गया कि महिला खिलाड़ियों के साथ जो एक बदसलूकी की गई, इस पर तो उनका कहना था कि प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल सबसे बड़ा होता है और इसकी सुरक्षा में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जा सकती। जब रविवार को नई संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री और जितने भी सांसद और मंत्री वगैरह आके वहां पर जो उसका उद्घाटन समारोह में शिरकत लेने वाले थे, तो ऐसे में सुरक्षा प्रोटोकॉल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे में बदसलूकी की बात नहीं उठती। जी ओपी शर्मा जी, लगातार ये जो प्रदर्शन है, हालांकि जो खिलाड़ी हैं वो अपनी मांग ये कर रहे हैं कि गिरफ्तारी हो, और इस जो पूरा प्रकरण कल हुआ है कि उन्होंने नई संसद भवन की तरफ कूच करने का ठाना, उसके बाद वो जा रहे थे, दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। हालांकि उनकी तरफ से ये कहा गया कि वो दोबारा से लौटेंगे और दोबारा से प्रदर्शन उनका जारी रहेगा। देखिए चेतन, फिलहाल क्या वो वापस लौटेंगे, प्रदर्शन शुरू होगा, इसके अतिरिक्त कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जाहिर सी बात है कि कल चाहे पुलिस या सरकार की तरफ से हुआ था या खिलाड़ियों की तरफ से हुआ था, उस दोनों के कदमों को सही नहीं बताया जा सकता, क्योंकि खिलाड़ी लंबे समय से अपने प्रदर्शन के लिए अपनी मांग कर रहे हैं। तो क्यों इस मामले में भीड़ बढ़ती जा रही है, क्यों ना आगे जाके इस मामले की जांच कराई जाए और जल्द से जल्द निष्पक्ष किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार भी इस मामले को जो है ज्यादा गंभीरता से लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे। वहीं दूसरी तो खिलाड़ियों की बात करें तो अगर संसद भवन पर हर कोई पंचायत करने के लिए अपनी जिद करेगा तो फिर देश का कामकाज कैसे चलेगा। तो कहीं ना कहीं मैं इस पक्ष में कल की जो घटना हुई थी उन दोनों को ही बराबर का जिम्मेवार मानता हूं। जी लेकिन ओम प्रकाश जी, अगर देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से खिलाड़ियों की बात है, और अगर बृजभूषण शरण सिंह की बात करें तो वो कह चुके हैं कि नार्को टेस्ट की जो बात की जा रही थी उसके लिए वो तैयार हैं। खिलाड़ियों पे शर्त उन्होंने रखी, हालांकि खिलाड़ियों ने मान लिया, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कमेटी की बात जिस तरीके से की गई थी कि कमेटी की रिपोर्ट सामने आएगी, उस रिपोर्ट में क्या कुछ आया वो भी सामने नहीं आ पाया। क्या कुछ अब चल रहा है और आगे क्या कुछ कहा जा रहा है, आगे क्या होगा? देखिए चेतन, अगर हम नार्को टेस्ट की बात करें तो एक खिलाड़ियों और जो बृजभूषण शरण है, जो रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, उनके बीच में एक मूला कुश्ती चल रही है। पहले कहते हैं कि वो हम ब्रेन टेस्ट, हम नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, लाइव टेस्ट के लिए तैयार है, बृजभूषण है वो भी कराए। तो बृजभूषण कह रहे थे हाँ मैं भी तैयार हूँ, तो फला खिलाड़ियों की जो नार्को टेस्ट होने चाहिए। इसके बाद जब आगे बात करते हैं खिलाड़ी कहते हैं कि इसका है ना सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में होना चाहिए, इसके बाद इसका पब्लिक जो है वो मतलब प्रसारण होना चाहिए। लेकिन अगर आप एक बात जान रखें कि देश की न्यायपालिका के काम करने की इसके तरीका है, उनको जो है वो सारा मामला अगर वो वाकई में दोनों पक्ष ब्रेन मैपिंग के लिए चाह रहे तो वो पुलिस के पास क्यों नहीं जा रहे, क्यों वो अपनी तरफ से एविडेंस में सौंपने की हम ब्रेन मैपिंग के लिए चाह रहे हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की 2012 के आसपास एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने फैसला दिया था कि किसी को भी नार्को टेस्ट या नार्को टेस्ट के लिए किसी को भी जो है फोर्सफुल नहीं किया जाए, बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो उसका एक फंडामेंटल बुनियादी अधिकार है जो संविधान ने उसको दिया है। तो ऐसे में जब तक वो खुद आगे नहीं जाएंगे और सिर्फ बयानबाजी से ही कहते हैं एक दूसरे मैं नार्कोटिक टेस्ट के लिए तैयार हूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, इसका लाइव प्रसारण हो, तो ये कुछ कानूनी बातें हैं जो बाद में सामने आ सकती है। तो इनके ऊपर खिलाड़ियों को कहने के हिसाब से न्याय नहीं होता। न्याय की एक अलग प्रक्रिया है और एक जो न्याय के एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो एसओपी बनाए गए हैं उसी के हिसाब से न्याय मिलेगा। अब हर आदमी अपने हिसाब से अगर न्याय चाहेगा तो उसको न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारे देश के कानून में आपको ध्यान होगा कि जब संसद भवन मुंबई में हमला हुआ था, अब्दुल कसाब पकड़ा गया था, अब बेशक वो पाकिस्तान का राष्ट्र आपने तो 47 पीस में अपना क्लेम किया था, लेकिन एक जस्टिस प्रोसेस से वो भी आया था, उसको भी सरकारी वकील मिला था, उसको भी अपना पक्ष रखने की बात की गई, उसको जेल में सारी सुविधाओं का ध्यान रखा है, उसके खाने पीने की तमाम तरह की सुविधाएं दी गई थी। क्योंकि अभी तक दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, ये अब तक साबित नहीं हुआ है। तो ऐसे में अगर वाकई में ये लोग गंभीर है तो जाके पुलिस के सामने अपना एफिडेविट दें कि हाँ जी हम नार्को टेस्ट करवाने के तैयार हैं। अगला स्टैंडर्ड जो कार्रवाई करने का एसओपी है इससे पुलिस अगला कदम उठाएगी, लेकिन ये बाहर ही मेरा कुश्ती कर रही है। ठीक है ओपी शर्मा जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में 16 साल की साक्षी को साहिल ने चाकू से गोद कर मौत के घाट उतार दिया। ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आरोप है कि साहिल से लड़की की कहासुनी हो गई थी। इस विवाद में हैवान बने साहिल ने साक्षी पर चाकू और पत्थर से ताबड़तोड़ वार कर
मौत के घाट उतार दिया। लेकिन चिंता और हैरानी की बात यह भी है कि साहिल गली में नाबालिग को चाकू से गूंद रहा था और उसी वक्त कई लोग वहां से गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की, कोई भी बीच में नहीं आया। वहीं लड़की को जख्मी कर आरोपी आराम से मौके से फरार होने में कामयाब हो गया था। इस जघन्य हत्याकांड को लेकर दिल्ली पुलिस ने बताया कि साक्षी और साहिल रिलेशनशिप में थे। बीते दिन दोनों के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया था। इसी खुन्नस में साहिल ने साक्षी को मौत के घाट उतारने का मन बना लिया। दिल्ली पुलिस ने साक्षी मर्डर केस का आरोपी साहिल को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया है। साहिल दिल्ली के शाहबाद देरी इलाके में अपनी जानने वाली नाबालिग लड़की साक्षी को चाकू और पत्थर से गोदकर फरार हो गया था। ये खौफनाक वारदात दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके से सामने आई है। ये वाला जो कर रहे हैं इसको रुकवा के अभी जो स्पोर्ट्स वाला कर रहे हैं वो करें। और इसका सीसीटीवी फुटेज भी निकलकर सामने आया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस वीडियो में कई ऐसे लोग दिख रहे हैं जो आसपास से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि एक अकेले लड़के को जो इतनी बुरी तरीके से एक नाबालिग लड़की को मार रहा था, चाकुओं से गूंद रहा था, उसे रोक दे या उसे पकड़ ले। हालांकि एक लड़के ने हिम्मत जरूर दिखाई, लेकिन उसके बाद भी जब साहिल ने उसका हाथ झटक दिया तो वहां से भाग निकला। ये पूरा मामला वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। और अब खबर यह है कि इस लड़के को पुलिस ने बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया है। तो बुलंदशहर से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब इससे पूछताछ की जाएगी, आगे जो कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है कि कब तक दिल्ली से ऐसी तस्वीरें सामने आती रहेंगी। अभी पिछले ही दिनों चाहे वो श्रद्धा हत्याकांड हो या फिर छात्रा पर तेजाब फेंकने के मामला हो, लगातार ऐसी तस्वीरें दिल्ली से निकलकर सामने आती हैं। और अब एक और वारदात, यह खौफनाक वारदात निकलकर सामने आई है। जिसने भी इसे देखा है उसकी रूह कांप उठी है कि कैसे कोई इस तरीके से किसी को मार सकता है। आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद के एक बड़े उद्योगपति को हनी ट्रैप के मामले में फंसाकर 2 करोड़ रुपए ऐंठने के चलते एक दंपत्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में ईशा और उसका पति रक्षित शामिल है। दोनों आरोपी नोएडा के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जी, ये 14 सेक्टर से गौरव शर्मा जी हैं, जिनकी फैक्ट्री है सेक्टर 6 के अंदर, एल्यूमिनियम की फैक्ट्री है इनकी। इसकी एक फ्रेंड थी जो 20 साल पहले इसके साथ पढ़ती थी और 3 साल पहले जो इसका संपर्क उससे दोबारा फेसबुक के माध्यम से दोबारा संपर्क हो गया। बातचीत होती रही, एक दूसरे से मिलते जुलते रहे और इन्होंने आपस में जो है आपसी सहमति से जो संबंध भी बनाए दिल्ली में, नोएडा में। और पिछले 2 साल से जो है ये लड़की जो इसे उसके एवज में पैसे ले रही, वो मैं तेरे खिलाफ कार्रवाई करा दूंगी, बलात्कार करा दूंगी। इसने इसमें अपने पति को भी साथ जोड़ा हुआ था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोनू पांचाल जुड़ गए हैं। मोनू, क्या कुछ पूरा मामला है? पुलिस कैसे इन दोनों तक पहुंची है? शिकायत क्या उद्योगपति की तरफ से की गई थी? सारा मामला है ये मामला जो है जो लॉकडाउन के टाइम का ये मामला है, ये हनी ट्रैप का मामला है। ये जिस तरीके से बात की जाए, जो ईसा है एक जो पति है, इसकी एक फेसबुक पर जो है दोस्ती हुई और दोस्ती से जान पहचान में बदली। तो कहीं ना कहीं जो दोनों है एक ही स्कूल में, एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। इसको लेकर के जो ईसा ने एक रजामंदी से जो संबंध से बनाए थे और संबंध के चलते जो है
उसके बाद संबंध होने के बाद में फिर उसके बाद जो है एक बिजनेस को लेकर के यहाँ पर चर्चा की गई, जब ईसा ने जो है इससे जो है 20 लाख रुपए को लेकर के बिजनेस में लगाने के लिए इससे 20 लाख रुपए मांगे थे और 20 लाख रुपए जब दे दिए गए थे, तो जब जो उद्योगपति है उसने अपने पैसे वापस 20 लाख रुपए के लिए जब मांग की थी, तो उसने जो है बिजनेस का जो घाटा दिखाते हुए और 20 लाख रुपए की और डिमांड यहाँ पर कर दी कि 20 लाख रुपए और मुझे दे दीजिए, क्योंकि लॉकडाउन के चलते मेरे बिजनेस में जो है घाटा आ गया। ये जो आरोपी है ईसा, इसने इस तरीके की कहा, लेकिन जब ईसा के जो पति है वो भी जो है अपनी पत्नी के साथ इन्वॉल्व हो गए और उसने जो है यहाँ पर जो ईसा के जो पति है आरोपी, वो भी जो है यहाँ पर धमकी देने लगा कि तुमने मेरे जो है पत्नी के साथ अवैध संबंध बनाए हैं, तो मैं जो है बलात्कार का आरोप यहाँ लगाऊंगा। तो इसी वजह से उस जो है उद्योगपति के परिवार को यहाँ पर बताने की और उससे खुलासा करने की यहाँ पर धमकी दे डाली। तो इसके चलते जो है जो उद्योगपति है वो और डर गया और उसके चलते जो है इससे कभी 20 लाख तो कभी 40 लाख इस तरीके से जो है इससे ठगी करने लगे। और उसके चलते जब उद्योगपति के जब और डिमांड करने लगे, तो इसको लेकर के उद्योगपति ने जो है साइबर सेल में जो है FIR जो है कंप्लेंट दी और उसके साथ जो है जो सारी बातें वहां पर बताई, तो उसके चलते फिर इसका खुलासा करा गया। जी चेतन। मोनू, इन दोनों ने क्या इस उद्योगपति से पहले किसी और को भी अपना शिकार बनाया था? वो भी पुलिस के सामने अब तक वो सामने आया है? पुलिस की जांच में अब तक क्या पता लग पाया है? देखिए, अभी पुलिस जो है अभी पूछताछ यहाँ पर कर रही है, तो मामला भी दर्ज कर लिया गया है और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अभी जो है फिलहाल जो है पुलिस पूछताछ कर रही है क्या इन्होंने किसी और को भी शिकार बनाया है, लेकिन अभी तक तो पुलिस नहीं बता पा रही है। लेकिन और जो है पुलिस अभी जो है पूछताछ कर रही है इनसे और जो आगे की कार्रवाई कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं 5 करोड़ रुपए को देखते हुए दबाव पीड़ित पर जो है बनाया जा रहा था, तो इसको लेकर के यहाँ पर करोड़ों की जो ठगी यहाँ पर जिस तरीके से की गई है हैंडी ट्रैप को लेकर के, तो कहीं ना कहीं आश्चर्य यहाँ पर जरूर हो रहा है लोगों को कि जो अपनी मर्जी से यारी दोस्ती निकालने के बाद, संबंध बनाने के बाद और उस तरीके से जो बलात्कार का जो आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा, तो कहीं ना कहीं ये उद्योगपति जो है बड़ी चिंतित में हो गया, कहीं ना कहीं घबरा गया था वो, मेरा परिवार भी जो है खतरे में पड़ सकता है। तो उन्होंने जो बड़े सोच समझने के बाद हार थक करके जब पुलिस का यहाँ पर सहारा लिया गया था। जी मोनू, कुछ पैसे भी रिकवर हो पाए हैं या अभी तक जांच चल रही है? देखिए, अभी जो है अभी पैसे अभी रिकवर इनसे पूछताछ की जा रही है, जिस तरीके से उन्होंने पैसे लिए कि कहाँ इन्वेस्ट किए हैं, और कुछ पैसे इन पे अभी बरामद हुए हैं, लेकिन जो जितने पैसे दिए थे अभी वो बरामद यहाँ पर नहीं हुए हैं। लेकिन पूछताछ और पुलिस कर रही है, का इन्वेस्ट किया है, कौन कौन से बिजनेस में इन्होंने पैसे लगाए, कब तक कितने जो पैसे हैं चेक के द्वारा या कैश के द्वारा जो लिए हैं, उनको लेकर के यहाँ पर पूछताछ जरूर करिए। जी चेतन। जी ठीक है मोनू, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अंबाला के गांव दुराना के पास खेतों से एक होटल मालिक का शव बरामद हुआ है। नूरपुर निवासी 36 वर्षीय होटल मालिक सुखचैन पिछले 2 दिनों से लापता चल रहा था और पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। खेतों में शव मिलने पर इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मेरा नाम रामकरण मंगल है जी। एक हमारा ब्रदर था, हमारी रिश्तेदारी में पड़ता है, सुखचैन। उसको 26 तारीख को दुराना से करीब शाम को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया और किडनैप करके और आज उसकी डेड बॉडी मिली है। तो डेड बॉडी अभी वो पुलिस लेके गई है पोस्टमार्टम के लिए। वैसे कह रहे हैं मुकदमा दर्ज कर दिया है, ठीक है। और काफी जो लोग गांव के लोग जो सख्त में घेरे में हैं वो कुछ लेके भी आए हुए हैं पुलिस वाले। तो हम तो यही चाहते हैं कि सख्त से कार्रवाई हो उनके खिलाफ। सर, किडनैपिंग की वजह कोई किसी भी कुछ लेन देन था, कुछ जमीन वगैरह खरीदना चाहता था वो, आपस में ही कोई पेमेंट भी साथ में थी ना उसके। कितनी पेमेंट? 8 लाख रुपए था उसके पास। तो फिलहाल डेड बॉडी कहाँ से? डेड बॉडी खेतों में से मिली है, जो के पाँव बंधे हुए थे, दोनों बाजुएं तोड़ी हुई थी, तो उसको फिर वहाँ गला भी घोट रखा था। तो फिलहाल पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? पुलिस तो अपनी कार्रवाई थोड़ी बहुत कर रही है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाए और कानूनी कार्रवाई जल्दी से जल्दी की जाए, यही हमारी रिक्वेस्ट है प्रशासन से। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। 26 तारीख को
मेरा भाई होटल दुराना से किडनैप कर लिया 9:30 बजे और आज सवेरे उनकी डेड बॉडी दुराना के पास से खेतों में से बरामद हुई। सर किस नाम से होटल था? GFC के नाम से होटल था जी दुराना में। सर किसने किडनैप किया, कोई जानकारी है? अभी कुछ पता नहीं। अभी गांव के ही लोग हैं जो कुछ पुलिस ने गई है। हाँ जी, पुलिस को क्या कुछ सूचना दी गई है? पुलिस क्या करती है? गांव के लोग हैं। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और धारा 302 उन्होंने लगा दी। कोई गिरफ्तार भी हुआ? कोई जानकारी? अभी 3-4 लड़के उन्होंने गिरफ्तार किए हैं जी। क्या कुछ कोई रंजिश थी पुरानी? अभी कुछ नहीं पता जी। उनका प्रॉपर्टी का काम था जी रंजिश के, क्योंकि उनके पास 7 से 8 लाख रुपए भी कैश था शाम को 9:30 बजे जब वो होटल पे थे जी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नरेश सैनी जुड़ गए हैं। नरेश, क्या कुछ ये पूरा मामला है और पुलिस जांच में अब तक क्या पता चल पाया है? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि अंबाला के दुराना गांव में एक जो प्रॉपर्टी का जो होटल मालिक था उसका शव मिला। वो उसको हाथ पैर बांधकर उसको कपड़े में बांध रखा था और वहां पर खेतों में उसका शव मिला। खेतों में शव मिलने से कहीं ना कहीं जो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और इसके चलते कहीं ना कहीं उसका मामला पुलिस में दर्ज कराया गया और पुलिस इसकी जांच में जुटी है कि आखिरकार वो कौन लोग हैं जिन्होंने इसे मारकर यहाँ पे गिराया, क्योंकि उसमें किडनैपिंग का मामला भी सामने आ रहा है और इसके चलते कहीं ना कहीं पुलिस इसकी जांच कर रही है। और उसके जो मृतक था उसके पास 8 लाख रुपए कैश था, जैसा कि उसके परिजन बता रहे हैं, और उसको लेकर कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि किडनैपिंग पैसे के मामले में ही की गई हो और इसको लेकर जो अंबाला पुलिस है वो पूरी छानबीन कर रही है और जैसे ही पता चल पाएगा तो कहीं ना कहीं पुलिस ने इसके लिए SIT भी बना दिया है और ताकि वो जो आरोपी हैं वो जल्द ही गिरफ्तार किए ले जाएं। और कह सकते हैं कि अंबाला में लगातार जो क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। हालांकि पुलिस पूरा शिकंजा फंसे हुए है, लेकिन बावजूद उसके अपराधियों के हौसले अंबाला में बुलंद हैं। जी ठीक है नरेश, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।